तो एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट पेश हूँ अमाइकस क्यूराई, इसको कहते हैं क्यूराई अदालत, और अमाइकस जो उसका दोस्त हो, तो एमिकेबल जिसके रिलेशनशिप्स हों उसके। तो जज साहब ने मुझे बुलाया था, बाबर रवान साहब ने, बाबर सत्तार साहब ने एज एन अमाइकस क्यूराई। तो मैंने अपनी ओपिनियन दी है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात कर सकता हूँ। बाकी मुख्तलिफ महकमा के लोगों ने और महकमों ने, जिसमें FIA, IB और कैमरा, PTA, इन्होंने दरख्वास्तें दी थी कि जज साहब ये केस ना सुने, बाबर सत्तार साहब ये केस ना सुने। और बड़ी ही मतलब इसके लिए क्या स्ट्रॉन्ग अल्फाज इस्तेमाल किया जा सकता है, पर बहुत ही गलत ग्राउंड्स और एप्लीकेशन थी। इस तरह तो किसी जज को कोई बैठ ही नहीं सकता। उनको कहा गया कि आपके क्लाइंट्स जो थे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में होते थे, तो अब आप टेलीकॉम इंडस्ट्री का कोई केस ही नहीं सुन सकते। यानी अगर फौजदारी का वकील हो वो जज बन जाए तो वो कहेंगे जी फौजदारी मुकदमा तो आपके आगे लग ही नहीं सकता, पर चूँकि आप 6 महीने लाहौर हाई कोर्ट में कंपनी जज भी रहे हैं, इसलिए कंपनी किसी का भी केस नहीं लग सकता। और आपने ये 10 दीवानी केस भी सुने थे, तो दीवानी केस भी नहीं लग सकता। ये बड़ी अजीब उनकी मंतक थी। और जज साहब ने उनको बड़ी हेयरिंग दी कि आपको मतलब किस तरह ये महसूस होता है, या तो कोई उनकी ज़ात पे कोई पर्सनल उनके पास कोई एविडेंस हो कि उन्होंने कोई उनका कोई इंटरेस्ट है, उसकी कोई उसमें अपना मुफाद है, मुफाद आमा का केस है और इसमें वो ले आना जज साहब को कि आप उठ जाए। हमारे यहाँ जज साहबान इस मामले में अक्सर ओवर सेंसिटिव होते हैं। उनको ज़रा कह दें कि जी आप ना सुने तो वो कह देते हैं कि अक्सर कि मैं नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनते सर, आप सुने सुने सुने। दूसरी पार्टी या हम कर रहे होते हैं उनकी मिन्नत। वो कहते हैं जब इन्होंने कह दिया हमें आपको बेएतमाद नहीं है तो मैं नहीं सुनूंगा। बाबर सत्तार साहब ने उनसे पूछा कि आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूं इस केस को। वो सब नहीं है कि उनका कहना यह था कि जी आप चूँकि इस इंडस्ट्री के केसेस करते रहे, या आप चूँकि जजों का लेटर में भी आपने लिखा है, जजों का लेटर, और उसमें आपने लेटर में हसास इदारे ISI वगैरह का नाम दिया है, तो आप न सुने। जज साहब ने आज बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। और वो ये है कि उन्होंने न सिर्फ इन दरखास्तों को लायक समाअत ही नहीं समझा, इस बुनियाद को कि आप फौजदारी केस करते रहे या आप दीवानी केस करते रहे, आप केस नहीं सुन सकते, ये हर अदालत पे ये लगना शुरू हो जाता। तो जज साहब ने आज जिन महकमों ने भी ये दरखास्तें इस ग्राउंड पे दी हैं और वो नहीं बता सके कि जज साहब में अपना कौन सा तअस्सुब है, क्या है, जज साहब का अपना क्या मुफाद है। एक सीधे साधे जज को जो ईमानदारी से फैसले करता हो, उसके ऊपर इस तरह के एतराज़ लगा देना, ये तो रवायत ही बन जाए। तो जज साहब ने सब महकमों को 5-5 लाख रुपया जुर्माना भी किया हर जाना देने के। पता नहीं लिखे सबको उनको 5-5 लाख रुपया जुर्माना किया, ताकि कंटेम्प्ट और तौहीन अदालत के भी सजाएं दी। ये मैं से फिर दफ्तर मेरा भी अब इस केस का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं एतजाज़ हसन साहब आप पर्सनली? मैं तो अमाइकस हूँ, मैं किसी पार्टी को नुमाइंदा नहीं हूँ, तो ये देखेंगे। वकील हैं सर, काजी फाजिल साहब के एक्सटेंशन के हवाले से बातें हो रही हैं, कोई तरमीम लाई जा सकती हैं हुकूमत की तरफ से, अगर ऐसा होता है तो कैसे देखते हैं आप?
اگر چیف جسٹس کا عہدہ صرف اس کو ایکسٹینڈ ہوتا ہے اور ان کے بارے میں یہ ایک ٹینیور پوسٹ بنا دیا جاتا ہے، یعنی اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو 3 سال دے دیے جاتے ہیں تو پھر اس کا ایک تو نتیجہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، منیر صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، یہ اس دوران ریٹائر ہو جائیں گے، اور پھر جو اگلے چیف جسٹس آئیں گے وہ بھی 3 سال کے لیے ہوئے تو جو اچھے جج مندوخیل صاحب اور عائشہ ملک صاحب آئے یہ بھی ریٹائر ہو جائیں گی۔ اب یہ میرا نہیں خیال کہ قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان نے ایسا کرنا ہے، کیونکہ سارے ججز کو پھر اور صوبہ کے چیف جسٹسز کو بھی یہ ملے تو پھر سارے ججز افیکٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ججز افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر کیا تو ایک تو یہ لگے گا کہ یہ کوئی رعایت لی ہے، گورنمنٹ سے برات لیا ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اچھا اتنی نیک نامی کما کے اس قسم کا خود کش جیکٹ پہن کے آ جائیں گے۔